हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज की जो वीडियो है ये एंशियंट हिस्ट्री की पहली वीडियो है। ठीक, 3-4 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे एंशियंट हिस्ट्री। ठीक, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में आज पढ़ेंगे। वीडियो जो है पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कई सूत्रों से पता चल रहा है कि पीसीएस का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड होने वाला है, बट जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आए तब तक आप जो है 17 मार्च को ही डेट मानते हुए और लगे रहे। ठीक, आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि किसी व्यक्ति, ठीक है ना, व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का काल क्रमिक विवरण। ठीक है, इसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, इतिहास कहलाता है। ठीक, कोई व्यक्ति है, ठीक, व्यक्ति बोले तो मानव, ठीक, पशु, पक्षी, ठीक है ना, या कोई घटना है, इनका क्रमबद्ध तरीके से किया गया अध्ययन, ठीक है ना, ये इतिहास कहलाता है। और इतिहास में जो है एक सेकंड, यहाँ पे इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, ये कहे जाते हैं हेरोडोटस। ठीक है ना। एंड आगे, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? प्रथम वास्तविक पुस्तक जो है रजत रंगड़ी को माना जाता है। ठीक, रजत रंगड़ी को माना जाता है। ठीक, आगे बात करें, तो आगे बात की जा रही है उत्कीर्ण चिन्ह वाले जो प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? ठीक, ये आहत सिक्के कहलाते हैं। इनको जो है पंच मार्क्ड कॉइन्स बोलते हैं। क्या? उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। ठीक, सिक्कों के अध्ययन को जो है मुद्रा शास्त्र या फिर न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक, स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक, भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय जो है दिया जाता है डॉक्टर प्राइमेज को। ठीक, तो प्राग ऐतिहासिक जो काल था, इसकी खोज की थी प्राइम रोज ने। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है प्राचीन सॉरी भारतीय प्राग ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित जो है प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? ये जो है आपकी स्टुअर्ट पिगट की कृति है। ठीक, आगे बात की जा रही है चीन यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? ठीक, इन इन तू शब्द का प्रयोग किया था चीन यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए। ठीक, क्या शब्द था? इन तू। ठीक, आगे बात करें उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता? तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को जो अभिलेख शास्त्र कहा जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिग्राफिक। ठीक, इसका मतलब है जैसे पत्थर हैं, पत्थरों पे जो उसे क्या छेद कर करके, ठीक है ना, जो शब्द लिखे गए हैं उसे बोलते हैं उत्कीर्ण लेख। ठीक, आगे बात करें लिपियों के विकास के अध्ययन को जो पुरालिपि विद्या कहा जाता है। और सर्वप्रथम भारतवर्ष नामक उल्लेख जो है किस अभिलेख से प्राप्त होता है? सर्वप्रथम भारतवर्ष नामक उल्लेख जो है ये मिलता है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख से। कहाँ से? हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक, आगे बात की जाए तो प्राचीन भारत का सर्वप्रथम, एक सेकंड, आगे बात करते हैं प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास, और ये है वीएम स्मिथ। ठीक है ना, तो तैयार किया था ये वीए स्मिथ ने तैयार किया था। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास को तैयार करने वाले थे वीए स्मिथ। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक, किस में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में भारत का नाम भारतवर्ष मिलता है। और सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास को जो तैयार करने वाले थे इनका नाम था वीए स्मिथ। ठीक, आगे बात करें तो इतिहास, ठीक है ना, इतिहास के बारे में यहाँ बात की जा रही है इतिहास को किस प्रकार से डिवाइड किया गया। ठीक, तो प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है ना, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, और फिर जो है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और ऐतिहासिक काल बोले तो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक, प्राग ऐतिहासिक काल का जो समय रहा है वह मानव उत्पत्ति से 3000
ईस्वी पूर्व तक रहा है, ठीक है ना। जिस वर्ष मानव उत्पन्न हुआ है उससे 3000 वर्ष पूर्व का इतिहास जो है, ठीक है ना, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाया। फिर आद्य ऐतिहासिक काल, ये जो है 3000 ईस्वी से और 600 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है ना। तो जब मानव जन्म हुआ, ठीक है ना, और उससे लेके जो है 600 ईस्वी पूर्व तक आद्य ऐतिहासिक काल रहा, ठीक। वही बात करें ऐतिहासिक काल की, तो ये 600 ईस्वी पूर्व से आगे का काल जो है ऐतिहासिक काल रहा, ठीक। प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें जो बात की जा रही है, पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक। और इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हुए लेकिन जो है पढ़े ना गए, ठीक है ना। और ऐतिहासिक काल में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले, ठीक है ना, तथा ऐतिहासिक दोनों प्रकार के साक्ष्य मिले, ठीक। देखो यहाँ पे बात की जा रही प्राग ऐतिहासिक काल में, ठीक है ना। तो इसमें जो मानव की उत्पत्ति ही हुई है, ठीक है ना, तो पढ़ना लिखना तो अभी जानता नहीं है, तो इसलिए जो जो पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए, ठीक। यहाँ पे जो है मानव की उत्पत्ति हो गई, मानव ने कुछ हद तक विकास किया, उसने जो है लिखा भी, लेकिन ऐसा लिखा जो अभी तक पढ़ा नहीं गया, ठीक। आदि ऐतिहासिक काल में, और ऐतिहासिक काल में जो मानव विकसित हो गया, मानव ने जो है लिखा भी और उसे पढ़ा भी गया, ठीक। आगे बात करते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए कई एक प्रकार के स्रोत हैं, उनके माध्यम से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानते हैं, ठीक। स्रोत क्या है? धार्मिक ग्रंथ, ठीक, ऐतिहासिक ग्रंथ और पुरातात्विक साक्ष्य तथा जो है विदेशी विवरण, ठीक। इन माध्यमों के द्वारा जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानते हैं, ठीक। सॉरी। आगे बात करें तो ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम जो किस विद्वान ने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रथम ने 1837 में पढ़ा था, ठीक। आगे बात करें तो भारत में प्राचीनतम ग्रंथ जो है वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? ये जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। पूरा नाम मत याद करो, ठीक है ना, वेदव्यास याद कर लो। तो प्राचीनतम जो ग्रंथ थे वेदों का संकलनकर्ता जो माना जाता है वेदव्यास को, ठीक। आगे बात की जा रही है भारतीय सॉरी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसको बोलेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है, ठीक। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है पौराणिक मान्यता के अनुसार जो भारत के प्राचीनतम राजा, ठीक है ना, कौन थे? तो भारत के प्राचीनतम राजा थे वैवस्वत, ठीक, मनु। इसको पूरा मत याद करो, केवल मनु याद कर लो, ठीक है ना। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा थे राजा मनु, ठीक। वायु पुराण में जो किस वंश का उल्लेख मिलता है? वायु पुराण में जो है आपका गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है, ठीक। वही बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक। ये जो है मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। वही बात करें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ये कल्प सूत्र से प्राप्त होता है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ठीक। और बात करें पौराणिक मान्यता के अनुसार जो भारत के प्राचीनतम राजा थे आपके मनु, ठीक। देखो वायु पुराण में जो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, इसको याद कैसे करना? वायु जब चलती है तो गुप्त रहती है, दिखती तो है ना, ठीक है ना, बस फील होती है। तो इसी गुप्त से याद कर लो आप, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ठीक। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ठीक। आगे बात करते हैं मत्स्य पुराण जो किस वंश से संबंधित है, ठीक। मत्स्य पुराण का संबंध जो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, ठीक। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? ये आपका मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक। देखो विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, ठीक। मत्स्य पुराण का संबंध आपका सातवाहन वंश से है। और अभी हमने बात की थी गुप्त वंश का संबंध जो है आपका वायु पुराण से है, ठीक। तो गुप्त वंश का संबंध वायु पुराण से है। विष्णु पुराण का संबंध
मौर्य वंश से, या फिर हम ऐसे याद कर ले, गुप्त वंश का संबंध वायु पुराण से, मौर्य वंश का संबंध आपका जो है विष्णु पुराण से है, ठीक। और आंध्र सातवाहन वंश का संबंध जो है ये आपका मत्स्य पुराण से है, ठीक। आगे बात की जा रही है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि जो है ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से और बाएं, ठीक है ना। ये राइट और ये लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि, ठीक। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? नारद स्मृति के द्वारा जो है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ठीक। आगे बात करें तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन, ठीक है ना, एक सेकंड, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी थी? ये आपकी मनुस्मृति थी, ठीक। आगे बात की जा रही है शुंग काल का मानक ग्रंथ, ठीक। शुंग काल का मानक ग्रंथ जो किसे कहा जाता था? शुंग काल का मानक ग्रंथ मनुस्मृति को कहा जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, ठीक। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये आपका जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, ठीक। आगे बात की जा रही है महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख जो है आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। इस प्रारंभ में इसमें जो है 8800 श्लोक थे और इसका नाम 6 संहिता था, ठीक। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर जो है 2024 श्लोक हो गए, ठीक है ना, 24,000 श्लोक हो गए, और जो है उसके बाद इसका नाम भारत पड़ा, ठीक। वहीं अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण जो है इसे सत साहस्री संहिता या फिर जो महाभारत कहा गया, ठीक। जब 8800 श्लोक थे तो इसका नाम क्या था? 6 संहिता। 24,000 श्लोक हो गए तो भारत नाम हो गया, और 1 लाख या इससे अधिक श्लोक हो गए तो महाभारत श्लोक नाम हो गया, या फिर सहत सहस्रसी संहिता, ठीक। आगे बात की जा रही है पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो पुरालेख विद्या से जो अभिप्राय है वो है शिलालेखों का अध्ययन से, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है पुरावशेष का महानतम जो अन्वेषक है, ठीक। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक है ये आपका जो है डार्विन को कहते हैं, ठीक। इब्न बतूता जो है यात्रा वृत्तांत, ठीक है ना, के नाम से प्रसिद्ध है। इब्न बतूता जो है इसका यात्रा वृत्तांत रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। इब्न बतूता मोरक्को का जो है यात्री था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना काजी नियुक्त किया था, ठीक। तो एमबीटी के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, और इसका जो यात्रा वृत्तांत मतलब यात्रा जब की थी ना उस समय इसने एक डायरी लिखी, ठीक है ना, उसी को पुस्तक बोलते तो रेहला के नाम से लिखा, ठीक। आगे बात की जा रही है कि ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? ह्वेनसांग ने जो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, और ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था, ठीक। आगे बात की जा रही है प्रमुख अभिलेख व शासक के बारे में। अभिलेख और यहाँ पर शासक, ठीक। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो इसका संबंध जो है कलिंग नरेश खारवेल से था, ठीक। वहीं ऐहोल अभिलेख की बात करें तो इसका संबंध पुलकेशन द्वितीय से था, और नासिक अभिलेख की बात करें तो इसका संबंध जो गौतमी बलश्री से था, ठीक। जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो इसका संबंध रुद्रदामन से था। प्रयाग प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध जो है समुद्रगुप्त से था, ठीक। मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोवर्मन से था। और वहीं बात करें ग्वालियर अभिलेख की, ठीक, तो ग्वालियर अभिलेख का संबंध जो आपका ये प्रत्यार नरेश भोज से था, ठीक। देवपाड़ा अभिलेख की बात करें तो इसका संबंध बंगाल शासक विजय सेन से था। और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो इसका संबंध जो है आपका स्कंद गुप्त से था, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है बौद्ध स्तंभ लेख जो है किससे जानकारी मिलती है? ये जो है आपकी शुंग काल से बौद्ध स्तंभ लेख की जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन जो है सीयूकी में किया, ठीक। देखो ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत आपका सीयूकी है, ठीक। अभी हमने बात की थी इब्न बतूता के बारे में, ठीक, इब्न बतूता के बारे में, और इसका
जो यात्रा वृत्तांत था वो था रेहला। ठीक, इब्न बतूता एमबीटी के शासनकाल में भारत में आया था, और हेनसांग जो है आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अरबी भाषा की पुस्तक, इसका नाम है किताब उल हिंद। ठीक, अरबी भाषा की पुस्तक, इसका नाम है किताब उल हिंद, की रचना जो है ये अल बरूनी ने की थी। एंड मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत में आया था। ठीक, तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। तो मार्को पोलो के द्वारा जो है आपके पांड्य राज्य की जानकारी मिलती है। ठीक, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है। तो पतंजलि के महाभाष्य से जो है ये आपके शुंग वंश का पता चलता है। ठीक, अब यहाँ पे बात की जा रही है चीन के लेखकों का वर्णन के बारे में। ठीक, जैसे बात करें फायान की बात करें तो फायान का जो समय था 399 से 414 साल 414 ईस्वी का तक रहा था। ठीक, मतलब करीब 14 और एक 15 साल तक। ठीक, इसकी रचनाओं की बात करें तो ये भारत का इसने जो है भारत दशा का विवरण किया अपनी रचनाओं में। ठीक है ना, और यह प्रथम चीनी यात्री था। फायान याद कर लेना, फायान प्रथम चीनी यात्री था। ठीक है ना, जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी गुप्त काल में। ठीक, इसने जो है गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़िया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद राजमहल को जो है देव निर्मित बताया था। ठीक, आगे बात करें हेनसांग की तो हेनसांग का जो समय रहा था वह 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक रहा था, और इसका यात्रा वृत्तांत जो है आपका सीयूकी है। ठीक, क्या सीयूकी। ठीक, और ये पाश्चात्य संसार का लेख के बारे में बात करें इसने किसने हेनसांग ने। हेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय भारत में आया था, और इसने हर्ष को जो है शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था, और इसे यात्रियों का राजकुमार, देखो हेनसांग को जो है क्वेश्चन बन जाता है हेंस किसे जो है किस विदेशी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, तो वो है हेनसांग। ठीक, यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित भी कहा जाता है। ठीक, आगे बात करें इत्सिंग की। इत्सिंग जो है 673 ईस्वी से और 675 ईस्वी तक इसका समय रहा है। ठीक, और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाओं से संबंधित इसने अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया। और यह जो चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा था, कौन इत्सिंग। ठीक, तो सबसे पहले जो है आपका फायान आया। ठीक है ना, देखो सबसे पहले फायान आया, इसके बाद हेनसिंग आया, और फिर आज जो है ये इत्सिंग आया। ठीक, याद कर लेना, इसकी ट्रिक सिंपल है FHI। ठीक, क्या है FH और I। ठीक है ना, FHI जो ट्रिक है, सबसे पहले फायान आया, फिर हेनसांग आया, और फिर जो है आपका इत्सिंग आया। ठीक, फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आया, और हेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के साथ का शासनकाल में आया, और सबसे बाद में जो इत्सिंग आया था भारत में। ठीक, सती प्रथा का उल्लेख जो है प्रथम साक्ष्य, एक सेकंड, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी में के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में मिलता है। ठीक, भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में मिलता है सती प्रथा का प्रथम उल्लेख 510 ईस्वी में। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में, पाषाण काल के बारे में। तो इसमें जो है पाषाण काल, ठीक है ना, मध्य पाषाण काल और आपका नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को जो पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक, मध्य पाषाण काल को जो मेसोलिथिक एज बोलते हैं, और नव पाषाण काल को जो है नियोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक, पुरा पाषाण काल की बात करें 26 लाख से जो है 9000 ईस्वी पूर्व तक के काल को पुरा पाषाण काल बोलते हैं, और 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व के काल को मध्य पाषाण काल बोलते हैं। ठीक, और नव पाषाण काल को जो है 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक के काल को जो है नव पाषाण काल बोलते हैं। ठीक, निम्न जो पुरा पाषाण काल की बात करें तो ये 26 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को बोलते हैं। ठीक, वही मध्य पाषाण काल की बात करें, मध्य पुरा पाषाण काल की। ठीक तो ये 50,000, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, छोड़ दो।
आगे बात करते हैं। तो आगे बात की जा रही है पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय जो है ये जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ठीक सॉरी। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल कहलाता है आपका पुरा पाषाण काल। ठीक, वही बात करें प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? ये जो आपका पत्थर का प्रयोग करते थे। ठीक, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? तो ये आपका जो जम्बू द्वीप का खंड है। कौन? भारतवर्ष। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस, ठीक है ना, होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था। ठीक, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है आपका पिथेकैंथ्रोपस के नाम से जाना जाता है। ठीक, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ठीक, हथनौरा से प्राप्त हुए। हथनौरा नर्मदा घाटी के किनारे है। ठीक, और वहाँ से जो मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक, आगे बात की जा रही है पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए? ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है किस पुरातत्व के स्थल से प्राप्त हुआ? ठीक, तो जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ। ठीक, आगे बात की जा रही है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान जो किस रूप में की गई है? ठीक, इसकी जो पहचान है आपकी मृतकों को दफनाने के रूप में की गई है। ठीक, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का किया था। प्रस्तर युग, इसको स्टोन एज बोलते हैं। ठीक, के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? ठीक, तो प्रथम घरेलू पशु कुत्ता था। ठीक, आगे बात करें तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? ये मध्य पाषाण काल से माना जाता है पशुपालन का प्रारंभ। ठीक, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिले और पशुपालन का जो प्रारंभ माना जाता है मध्य पाषाण काल में माना जाता है। ठीक, आगे बात की जा रही है मानव द्वारा जो है खाद्यान्नों की कृषि। ठीक है, मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में मानी जाती है? ठीक, तो ये मानी जाती है नवपाषाण काल में। ठीक, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा है? ठीक, तो मानव ने सर्वप्रथम जो है जौ का प्रयोग किया था। ठीक, बारले। आगे बात करें चाकोलिथिक युग। ठीक है, चाकोलिथिक एज किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये आपका ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे बात की जा रही है ताम्र पाषाण कालीन स्थल। ठीक, जैसे बात करें देखो ये सभी के सभी यहाँ तक, ठीक है ना, महाराष्ट्र में मिलता है इनाम गांव, देमाबाद, ठीक है ना, नवदा टोली और नेवासा। ठीक, इनाम गांव की बात करें तो इनाम गांव से जो है ये आपके गोलाकार गड्ढे मिले। ठीक है ना, जिसमें जो कच्ची मिट्टी के मकान मिले और गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिले। कहाँ से? इनाम गांव कहाँ पे? महाराष्ट्र में। देमाबाद की बात करें तो कलश सावधान मिले। ठीक है ना, और जो है कलश के घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला। और सबसे बड़ा ताम्र पाषाण का उत्खनन जो है HD संकलिया के द्वारा चित्रित काले मृदबांड का प्रमाण मिले। ठीक, आगे बात करें ये जो आपका नवदा टोली हो गया। ठीक है, नवदा टोली से जो है ये HD संकलिया द्वारा चित्रित काले मृदबांड के प्रमाण मिले। ठीक है ना, एंड आगे निवासा की बात करें तो यहाँ पे जो है पटसन के साक्ष्य मिले और लाल तल पर काढ़ी डिजाइन, ठीक है ना, वाले चक्र निर्मित बर्तन मिले। ठीक, ताम्रवती ये राजस्थान में। ठीक है, यहाँ से जो है यहाँ जहाँ से प्राप्त
काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे हुए मिले। ठीक, आगे अंत में बात की जा रही है नवपाषाण काल का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1865 ईस्वी में सर जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। ठीक, आगे बात की जा रही है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो प्रथम महानिदेशक थे आपके जॉन मार्शल। ठीक, भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल, ये थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, वहीं आगे बात करें भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? ये भीमबेटका से प्राप्त हुए और यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, कुंभकारी इसका मतलब है मिट्टी के बर्तन वाले कला। ठीक, के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? ये आपके नवपाषाण काल से प्रारंभ हुए। पेबल उपकरण ठीक संबंधित है निम्न पाषाण काल से। ठीक, वही बात करें ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो ताम्रवती के नाम से जो आपकी आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। और माइक्रोलिथिक औजार ठीक माइक्रोलिथिक टूल्स का संबंध जो है ये आपका मध्य पाषाण काल से है। ठीक, वही बात करें बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? ये आपका निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। मानव की आंखें तक हंटर और जो है खाद्य संग्राहक फूड गैदरर की अवस्था किस काल से जुड़ी है? ठीक, पुरापाषाण काल से जुड़ी है। आगे बात की जा रही है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घरों के फर्श के नीचे जो है उत्तर दक्षिण ठीक उत्तर और नीचे दक्षिण उत्तर दक्षिण की दिशा में रखकर दफनाते थे। ठीक, भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात माध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो ये जो है मगधा और जो है सराय नाहर राय है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है आधुनिक मानव इसको बोलते हैं होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? ठीक, तो इसका जो प्रादुर्भाव है ये उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। ठीक, क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जो है जैस्पर चैट ठीक है जैस्पर चैट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए थे? ये आपके जो है मध्य पुरापाषाण काल से में जो है मिले थे। ठीक, अग्नि का उपयोग करना जो है मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो नवपाषाण काल में अग्नि का प्रयोग सीखा था। और जो पशु पाले थे वह मध्य पाषाण काल में पाले थे। ठीक, आगे बात करें तो भारत में जीवाश्म इसको बोलेंगे फॉसिल्स का एकमात्र प्रमाण मिला है शिवालिक पहाड़ी से। और भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। और नवदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक ठीक है स्थल का उत्खनन जो है HT सांखलिया ने किया था। और नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित। ठीक, आगे बात की जा रही है हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। ठीक, गौरिक मृत भांड पात्र का नामकरण जो कहाँ से हुआ है? हस्तिनापुर से हुआ है। ठीक, वहीं आगे बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो चन्हूदड़ो ठीक सुत्कागेंडोर हड़प्पा और जो है कोट दीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, तो मोहनजोदड़ो चन्हूदड़ो सुत्कागेंडोर हड़प्पा कोटदीजी सारे के सारे शहर पाकिस्तान में स्थित है। नव पाषाणकालीन स्थल ठीक जैसे बुरजोम की बात करें तो ये वर्तमान में कश्मीर में। और यहाँ पे जो है कब्रों में मालिक के साथ जो कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे? बुरजोम में। ठीक, और बुरजोम वर्तमान में कहाँ पे है? कश्मीर में। गुप्पक राल ये भी कश्मीर में। और यहाँ से जो है कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले। हड्डी निर्मित औजार मिले। ठीक, दूसर मृत भांडों का प्रमाण मिला है। और सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, वहीं मेहरगढ़ की बात करें पाकिस्तान में मेहरगढ़ से जो है गेहूं की 3 व जौ की जो है 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले। ठीक, और कच्ची मिट्टी के आयताकार मकान मिले। और जो है
प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले मेहरगढ़ से। ठीक, महदहा की बात करें तो यहाँ से जो है आपके गोलाकार चौपड़ियों के प्रमाण मिले। ठीक, धान के अलावा जौ की खेती मिली के प्रमाण मिले और जो है पशु बाड़ा के भी साक्ष्य मिले। महदहा ये उत्तर प्रदेश में, कोल्लिवा उत्तर प्रदेश में, और कोल्लिवा से जो है धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। ठीक, संगन कल्लू ये कर्नाटक में, और राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। पिक्कली हल ये कर्नाटक में, राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, और चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे जो है मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ मिली हैं। ठीक, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और सारू तारू ये असम में है, और सारू तारू असम में जो है गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ और चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए। ठीक, चिरांद बिहार में, और चिरांद बिहार से जो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्राय हिरणों के सींगों से निर्मित थे। ठीक, दाओ दाओजली असम में है, और यहाँ से जो कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, अंत में देख लेते हैं नवदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन HT सांकलिया ने किया, और नवदा टोली वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक।